हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ सीवी विद्यालय। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन। आज की इस क्लास में पूरे रेस्पिरेशन को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, एनसीईआरटी की सारी लाइनों को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे ताकि हमारा ये जो टॉपिक है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपको वापस से ये चीज ना पढ़नी पड़े। तो भाई देखो, रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आज हम फूड से एनर्जी को ऑब्टेन कर पा रहे हैं तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है वो यही रेस्पिरेशन है। अगर हमारे अंदर रेस्पिरेशन ना हो रही होती तो आज जो हम फूड खाते हैं उससे हम एनर्जी ऑब्टेन कर ही नहीं पा रहे होते। ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस हम में होती है, चाहे आपका यीस्ट हो, चाहे आपके एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है जब भी बात आती है फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। अक्सर कर बच्चों को ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। आज सबसे पहले हमारा यही मुद्दा रहेगा, सबसे पहले हमारा यही टारगेट रहेगा कि आपके ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों के बीच का जो अंतर होता है मैं आपको सही तरीके से समझाऊं और उसके बाद में इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक शायरी बोलना चाहता हूं, है ना। ये आपको बहुत मोटिवेट करेगा। जरूरी नहीं कि क्लास की स्टार्टिंग में शायरी बोला जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जो आपकी पर्सनली आपको हिट करती हैं जब आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हो। तो वही है मेरे पास में और उसी को मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। ये लाइन आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं इस रेस्पिरेशन नाम के टॉपिक का। तो मैं आपको ले चलता हूं अपने बोर्ड पर और यहां पे आपको मैं क्रिस्टल क्लियर करता हूं रेस्पिरेशन और पूरे इसकी कहानी को। तो देखो भाई, दो वर्ड्स होते हैं जिनमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक होता है ब्रीदिंग, एक होता है बेटा रेस्पिरेशन। तो क्यों ना इन दोनों वर्ड्स को समझा जाए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो भाई, ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, यानी एयर को इनहेल करना और एयर को एक्सहेल करना, एयर को इनहेल करना और एयर को एक्सहेल करना, यही क्या कहलाता है बेटा, ब्रीदिंग कहलाता है। तो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग कुछ नहीं होता बेटा, इट इज द इनहेलेशन, इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब एयर को अंदर लेना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, इट इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। लेकिन बेटा रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड से हम एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है बेटा, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है बेटा, किससे? फूड की, फूड से। यानी रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं और ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। अब इस पूरी रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग की कहानी को समझेंगे, पर पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ जाओ। कुछ बातें जो मैं बोल रहा हूं उसको आप याद कर लो, समझ जाओ, ताकि पूरी कहानी जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की है वो आपको समझ में आए, है ना बेटा। तो वही चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, ये जो ब्रीदिंग होती है बेटा, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इट इज फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा? इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। भाई हमने एयर को इनहेल किया और एयर को एक्सहेल किया, क्या यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई? नहीं हुई। यानी ब्रीदिंग में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, इसी वजह से इसको फिजिकल प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन बेटा जब हम फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में करते हैं, तो रेस्पिरेशन में जब हम फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या होती है, जो रेस्पिरेशन होती है, इट इज केमिकल प्रोसेस। ये क्या होती है बेटा? इट इज केमिकल प्रोसेस।
ये एक केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है बेटा जी। अब बेटा यहां पे आपको एक बात समझनी होती है कि जब भी कभी ब्रीदिंग होता है, जब भी कभी ब्रीदिंग होता है तो इसमें हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, कोई एनर्जी नहीं मिलती है। लेकिन जब रेस्पिरेशन होता है तो फूड को तोड़ करके हमें एनर्जी मिलती है। तो यानी कि एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में हमको एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। लेकिन बेटा इसमें नो एनर्जी, एटीपी इज नॉट फॉर्म्ड। ऐसे मैं लिख देता हूं, एटीपी इज नॉट फॉर्म्ड, इसमें कोई एटीपी नहीं बनती है। तो ये कुछ आपकी डिफरेंस होती है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर, इसे आपको समझना चाहिए। अब हम केवल और केवल इस क्लास में पहले रेस्पिरेशन को समझेंगे, पर हम ब्रीदिंग के सारे फिनोमिनास को डिटेल में समझेंगे। पर पहले हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हम रेस्पिरेशन को समझें। बेटा ये जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जो होता है ये क्या होता है? मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस के थ्रू जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो बेटा क्या होती है रेस्पिरेशन? इज अ प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस of obtaining energy from food, एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करने का एक तरीका होता है बेटा, जिसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब बेटा ये जो रेस्पिरेशन होता है ये आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। इसी के बेसिस पे रेस्पिरेशन को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। अगर मैं बात करता हूं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जो होता है बेटा वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एक बेटा जो आपका रेस्पिरेशन हो सकता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो सकता है। तो इसको मैं बोलूंगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहां पे ऑक्सीजन नहीं है तब भी रेस्पिरेशन होता है। जरूरी नहीं है कि रेस्पिरेशन जो हो वो केवल और केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन हो सकती है, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हम फूड से एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं। जब भी कभी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होती है तो ऐसी रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का साफ साफ मतलब होता है कि इसमें जब हम फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं तो उसको ऑब्टेन कराने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना। तो तब अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम फूड से एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बेटा कुछ बातें आपको समझनी होती हैं। इन दोनों प्रोसेस में हम क्या करते हैं? इन दोनों प्रोसेस में हम फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। पर आपको कुछ बातों को बहुत ध्यान से समझना है। जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होता है, इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म यानी जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है ना। तो जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होती है बेटा वो दो जगह पे होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। एक सेल, अगर मैं एक सेल बनाऊं और सेल के अंदर बेटा इसको मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है, तो ये पूरा जगह जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का है इसे पूरी को क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो इस साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन होगा, केवल एरोबिक है तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, और अगर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है तो केवल और केवल साइटोप्लाज्म में ही रेस्पिरेशन होगा। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं आप इसको पहले समझ लो, फिर मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में भी होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया,
और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह मिला करके तब रेस्पिरेशन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाते हैं, इनका साइटोप्लाज्म में ही रेस्पिरेशन हो जाता है। तो इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जितने भी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब भी बात आती है इनमें रेस्पिरेशन होने की, इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये कहां होता है बेटा? ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब आइए देखते हैं कि कैसे एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म अपने रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। इसको आइए समझते हैं बेटा। देखो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब भी कभी हम अगर मैं आपको सच बताऊं तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा कैसे इंटर रिलेटेड है मैं आपको बताता हूं। जैसे हम ह्यूमंस हैं, अगर मैं आपको बताऊं जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल बताऊं, एरोबिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बताऊं जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं ह्यूमन बीइंग। हम सब में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल बताऊं, अगर आप याद कर सकते हो तो आप याद कर लेना। ईस्ट जो होती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करती है। इवन हमारी मसल सेल्स जो होती है हमारे अंदर, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करती हैं। कई बार जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जब हम बहुत तेज दौड़ने लगते हैं, बहुत तेज रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते वक्त हमारी मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो हमारी मसल्स होती हैं उनको एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। अब हम दौड़ रहे हैं तो प्रॉपर ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है, तो मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी को ऑब्टेन कर लेती हैं। और जब हमारी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती हैं तो हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है, और इन्हीं लैक्टिक एसिड की बनने की वजह से हमारे पैर में क्रैम्प्स आ जाते हैं और हमें दर्द होने लगता है। ठीक है, तो वो बात मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप एक बात समझो कि कोई भी प्रोसेस का जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस जब होती है तो उसमें सिंपल सा तरीका होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं, अब भाई तुम बताओ खाना हम क्या खाते हैं? खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड में क्या होता है, फूड जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसको प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट ही तो मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वो बेटा जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन होता है, तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज बनता है। भाई कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब बेटा ये जो ग्लूकोज है ना, हमारे लिए यही फूड है। अब ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू हर सेल तक पहुंचता है, हर सेल तक। हमारे अगर हम अपनी बात करूं, हम अपनी बात करें तो हमारे सारे बॉडी के पास, सबके पास में ग्लूकोज पहुंचाया जाता है। डाइजेशन के बाद जितने भी ग्लूकोज इंटेस्टाइन में बनते हैं उनको ब्लड की हेल्प से सारे सेल्स तक पहुंचाया जाता है। अब जब ये सेल्स में ग्लूकोज होते हैं, है ना, मान लिया हमारा कोई सेल है, सेल के अंदर ये मान लिया हमारा कोई सेल है, ठीक है भाई, ये हमारा कोई सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है, ये जो ग्लूकोज होता है इसके अंदर होती है, इसका रेस्पिरेशन कराया जाता है, यानी इस सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है। तो जब रेस्पिरेशन होती है बेटा तो क्या होता है, ग्लूकोज टूट जाता है बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो CO2 बनता है और H2O बनता है और 38 ATP रिलीज होती है और हमको एनर्जी मिलती है। तो मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं तो क्या होता है, मैं आपको साफ शब्दों में बताऊं, अगर मैं अपनी बात करूं, अपने अंदर रेस्पिरेशन की बात करूं, हमारे सेल्स के अंदर इन ह्यूमन बीइंग अगर मैं अपनी बात करूं, ह्यूमन बीइंग की बात करूं, तो हमारे अंदर ग्लूकोज फाइनली डाइजेस्ट होकर के आता है, हर सेल के अंदर जाता है, जितने भी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं सब के अंदर ग्लूकोज जाता है बेटा, C6H12O6। फिर इसमें बेटा ऑक्सीजन एक्ट करता है। अब ये ऑक्सीजन हमको कैसे मिलता है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो लंग्स में जाता है और लंग्स से जो ब्लड होती है वो उस ऑक्सीजन को कैरी करती है और इस सेल तक लाती है। अब सेल के अंदर ग्लूकोज तो पहले से था, ऑक्सीजन भी आ गया। अब क्या होता है बेटा, यहां पे बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बेटा एनर्जी बनती है। क्या बनती है? एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और बेटा क्या बन जाता है यहाँ पे, और बन जाता है एनर्जी। बेटा यानी जब रेस्पिरेशन होती है तो हमें एनर्जी मिलती है। देखो कैसे मिला, ये जो ग्लूकोज है ना बेटा, इसका ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराया तो बेटा क्या हुआ, इस ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हो गया।
अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है। साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी बना रहा है। बेटा इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर देते हैं एक्सहालेशन से। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और यहाँ पे क्या हो जाती है बेटा, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है बेटा CO2, H2O भी बनता है बेटा और साथ साथ एनर्जी मिल जाती है। क्या मिल जाती है, एनर्जी। और इस एनर्जी को, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ATP, स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ATP। इसको हम ATP के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं है जितनी हमको लग रही है। ये एक स्टेप में ये सारी कहानी नहीं हुई। ओवरऑल यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये सारी चीजें हो गई। ठीक है बेटा, लेकिन अब देखते हैं एग्जैक्टली ये सारी चीजें कैसे होती हैं। मैं आपको ये सारी बातें समझाता हूँ कि ये सारी चीजें एग्जैक्टली कैसे होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन का कई स्टेप होता है। ये सारी चीजें एक स्टेप में नहीं होती है। आपके एनसीईआरटी की बुक में चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है तो कुल मिलाकर रेस्पिरेशन जब होता है तो हमको ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है बेटा, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, हमारे पास में ग्लूकोज होता है जो डाइजेस्ट होकर के सेल के पास आता है, ये ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज होता है। ठीक, अब बेटा सबसे पहला स्टेप जो होता है रेस्पिरेशन में वो ये होता है कि इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया जाए, एक पाइरुवेट नाम की एक चीज होती है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। यानी जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे रेस्पिरेशन का वो ये होता है कि इस ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्ट किया जाए, पाइरुवेट। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, यानी ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। लेकिन ये जो हमारा पाइरुवेट होता है आपको हमेशा लर्न करके रखना है कि ये 3 कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। और ग्लूकोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। इस वजह से यहाँ पे 2 पाइरुवेट बनाए जाते हैं। 2 पाइरुवेट इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि C6H12O6। एक्चुअली अगर मैं पाइरुवेट का फार्मूला बताऊं तो पाइरुवेट क्या होता है, C3, इसमें 3 कार्बन होते हैं, H6O3 इसका फार्मूला होता है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल बना ले तो हमारा एग्जैक्टली ग्लूकोज ही हो जाएगा भाई। 2 3 जा 6, C6 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यानी एग्जैक्टली ये ग्लूकोज ही है। 2 पाइरुवेट कुछ और नहीं है, ये ग्लूकोज ही है, पर बस ग्लूकोज को एक दूसरे फॉर्म में स्टोर कर लिया गया है जिसे बोलते हैं पाइरुवेट। और पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बना दिए गए। पाइरुवेट 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है। तो यानी सबसे पहले स्टेप में ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है बेटा, पाइरुवेट में। पाइरुवेट 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, 2 पाइरुवेट बनते हैं और ये जो प्रोसेस होती है हमारी, ये साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ होती है बेटा, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है सर, अब क्या होता है बेटा, जैसे ही हमारा ये पाइरुवेट बन गया, पाइरुवेट बनने के पास हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, जैसे मान लिया हम सब हैं, तो हमारे अंदर जो पाइरुवेट, ग्लूकोज से जो पाइरुवेट बना वो तो साइटोप्लाज्म में बना। लेकिन अब ये पाइरुवेट कहाँ जाता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे यहाँ रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है। तो पहले तो ग्लूकोज से पाइरुवेट बन गया, ये कहाँ बना, साइटोप्लाज्म में। अब ये पाइरुवेट चला जाता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ये सेल के अंदर ही होती है ना। इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे क्या कहा जाता है बेटा, पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के अंदर हमको एटीपी बनती है, इसी के अंदर हमें एटीपी की सिंथेसिस होती है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब ये क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा कहा जाता है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। अब ये पाइरुवेट जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो ये चीजें होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और वैसे भी हम लोगों के अंदर तो ऑक्सीजन होता ही, हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ, 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल बने, ये साइटोप्लाज्म में हुआ। अब जैसे ये पाइरुवेट बनता है, ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन रहता है। अब एग्जैक्टली ये जो 2 पाइरुवेट हैं, ये क्या है, 2C3H6O3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं है यार, ये एग्जैक्टली C6H12O6 ही है।
बस एक शर्त होती है कि इसको कन्वर्ट किया जाए पायरुवेट में। एग्जैक्टली ये जो पायरुवेट है भाई, यही तो पायरुवेट है हमारा, इसके दो मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल तो देखा जाए तो एक ग्लूकोज ही है, पर एक फॉर्म है इसका कि हम पायरुवेट के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो क्या होता है बेटा, जब ये पायरुवेट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो क्या होता है बेटा, इसका हो जाता है रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे कौन सी रेस्पिरेशन होती है, यहाँ पे हमारी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसे रेस्पिरेशन होती है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और जब यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो क्या होता है, आप जरा देखो, यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है भाई, मैं पायरुवेट लिखूंगा तो C3H6O3 इंटू 2 है, तो ओवरऑल तो बनेगा ग्लूकोज ही ना, या इसको मैं पायरुवेट ही बोल दूं, जो भी बोल दूं। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, बन जाएगा 6U2 प्लस 6H2O। और बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका 38 ATP। यहाँ पे 38 ATP बनती है। कितनी ATP बनती है, 38 ATP बनती है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये तो फिर ग्लूकोज हो गया। तो बेटा ये जो पायरुवेट है इसका फार्मूला क्या है, C3H6O3 इंटू 2 है ना, तो ओवरऑल जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ग्लूकोज ही हो जाएगा ना। बस इसका एक मैंने नाम दे दिया कि ये पायरुवेट है। तो पहले तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, तो ओवरऑल तो ग्लूकोज ही हो जाएगा। तब जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP मिलेगी। पर यहाँ पर जो रेस्पिरेशन हुआ इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, अब आप जरा ध्यान से समझो। लेकिन कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। ये तो मैं बात करता हूँ ह्यूमन बींग्स, ये अपनी हमने बात किया, हम अपनी बात की। लेकिन अगर मैं बात करूँ ईस्ट की, तो ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट के साइटोप्लाज्म में पहला स्टेप तो सेम है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जब पायरुवेट ईस्ट के अंदर जाता है तो ईस्ट के साइटोप्लाज्म में ही ये चीजें इनके साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया में चीज नहीं हो रही है क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही है। ईस्ट क्या कर रही है बेटा, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या करती है बेटा, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। जैसे इसको पायरुवेट मिलता है ये इसको कन्वर्ट कर देती है बेटा एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी यहां पर जो रेस्पिरेशन होती है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें जो पायरुवेट होता है इसको, ये पायरुवेट का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और यहाँ पर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऐसे ही हमारी मसल्स के अंदर जो हमारी मसल्स होती हैं, कई बार जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं इन आवर मसल्स, जब कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, खास करके जब बहुत तेज हम दौड़ रहे होते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हमारी मसल्स के अंदर। तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, अब क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है पर फिर भी हमारी मसल्स को तो एनर्जी चाहिए ना, तो ये पायरुवेट, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। अब ये पायरुवेट हमारे मसल्स में जाता है। अब मसल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो एक चीज बनती है जिसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड, और साथ साथ में एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी। अब आपको ये बात याद रखना है कि लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो आपको मैं पूरी कहानी समझाऊं क्या हुआ। सबसे पहला स्टेप क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। एनसीईआरटी के बुक में चीजें दी गई हैं तो इसको मैं यहीं से समझा देता हूं, ध्यान से सुनो। हमारे पास में ग्लूकोज था 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म के अंदर ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था और थोड़ी बहुत एनर्जी मिली। अब बेटा अगर मैं ईस्ट की बात करूं, अगर ये पायरुवेट ईस्ट के अंदर जाएगा तो ईस्ट के अंदर जाकर के बेटा एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बेटा एथेनॉल जो है वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। एथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है बेटा, ये ईस्ट के अंदर ऐसे होता है। और हमारी मसल्स के अंदर क्या होता है, हमारी मसल्स को जब रेस्पिरेशन करना होता है तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर। और बेटा ये हमारी मसल्स के सेल के अंदर जाती है और वहां पे जब इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो मसल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बना देती है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है बेटा, लेकिन हमारे अंदर नॉर्मल केस में क्या होता है, पहले तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी मिलता है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना,
ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्यों? क्योंकि हमारे सेल के अंदर चीजें हो रही हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है इसको तुरंत से इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इससे हम एक मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करते हैं जिसे हम एटीपी बोलते हैं। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे जो एनर्जी हमको मिली इस एनर्जी से हम एक मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसका नाम है एटीपी। क्या नाम है बेटा? एटीपी। भाई सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इससे हमको एनर्जी मिली ना, उसको हम एक मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसका नाम होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जैसे मान लो तुमको मोमोज खाना है, तुमको बाहर घूमने जाना है, तुमको शादी में जाना है, तुमको गाड़ी खरीदनी है, तो तुम पैसा खर्च करते हो कि नहीं खर्च करते हो? जी बिल्कुल खर्च करते हो। वैसे ही हमारी बॉडी को जब रेस्पिरेशन करना होता है, जब एक्सक्रीशन करना होता है, जब तुम क्रिकेट खेलते हो या कोई भी वर्क करना होता है, तो ये अपनी एनर्जी को स्पेंड करती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी हमारी बॉडी की जो करेंसी है वो एटीपी है। जैसे हमारे लिए करेंसी रुपया है, हमें कोई काम करना है तो रुपया से करते हैं, वैसे हमारी बॉडी को अगर कोई काम करना होता है तो एटीपी के थ्रू करती है। तो जैसे ही सेलुलर रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो एनर्जी बनती है उससे हम एटीपी का फॉर्मेशन करवा देते हैं। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो ना? समझते हुए चलना बेटा, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी बातें हैं, है ना? देखो लाइफ में अगर आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। देखो पढ़ाई से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। जैसे तुम्हारे जीवन में एक दोस्त होना चाहिए जो तुमको हर सिचुएशन में संभाल सके, वैसे पढ़ाई भी एक तरीके की दोस्ती है जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है, आपकी लाइफ को संभाल के रखती है ना? तो इसलिए पढ़ाई करते रहो यार। ठीक, अब ये जो एटीपी होती है एक फ्यूल की तरह यूज होती है। जैसे गाड़ियों में जो फ्यूल होता है, उनका ईंधन जो होता है वो तेल होता है, वैसे हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल होता है वो क्या होता है भाई? ये एटीपी होती है। इस प्रोसेस में जब भी कभी, अब देखो एटीपी क्या है? एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। मान लिया हमको एनर्जी की जरूरत है, तो जानते हो क्या होता है? अब ये एटीपी हमने बना दिया, जितनी भी एनर्जी मिली उससे हमने एक मॉलिक्यूल बना दिया जिसे बोलते हैं एटीपी। अब मान लो हमें कोई जरूरत पड़ी एनर्जी की, हमको किसकी जरूरत पड़ी? एनर्जी की, तो हम इस एटीपी को तोड़ देते हैं। इस एटीपी को तोड़ देते हैं, जब एटीपी टूटती है तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एक फॉस्फेट निकलता है। बेटा जैसे ही ये एटीपी टूटती है ना, तो हमको बहुत ढेर सारे अमाउंट में एनर्जी मिल जाती है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जब भी कभी हमको एनर्जी बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो उसको एटीपी एक मॉलिक्यूल होता है उसमें स्टोर कर देते हैं, और हमको जब एनर्जी चाहिए होती है तो इस एटीपी के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं और हमको क्या मिल जाती है बेटा? हमको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, हाँ। तो एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स। और इससे बहुत सारी रिएक्शंस हम कर सकते हैं। ये सारी बातें दी गई हैं। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, आपको पता है कि जितने भी एरोबिक पाथवेज होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं बेटा? ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सफिशिएंट इनटेक करना होता है ऑक्सीजन का। We have seen that plants exchange gases through stomata and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air, carbon dioxide, oxygen exchange by diffusion। अब मैं आपको समझाता हूं। तो ये तो आपने देख लिया कि कैसे रेस्पिरेशन होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक एनिमल्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है। लेकिन अब हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है, या मैं यूं कह लूं एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में कैसे होता है ना? आइए इसको देखते हैं कि प्लांट गैसेस का एक्सचेंज कैसे करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट, इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ये अपने रेस्पिरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं भाई, देखते हैं। तो भाई आपको पता है ना कि प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा होता है बेटा। क्या होता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? ये टाइनी पोर्स होते हैं, है ना, जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इट इज द टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स। ये क्या होते हैं बेटा? इट इज द टाइनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स। ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये किस में हेल्प करते हैं बेटा? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर मैं बात करूं वुडी स्टेम की, तो वुडी स्टेम जितनी भी होती हैं उनमें एक चीज होती है जिसे बोलते हैं लेंटिसल्स।
तो लेंटिसेल्स की हेल्प से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जाता है। जितनी भी वुडी स्टेम होती हैं, इन वुडी स्टेम एक चीज प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं बेटा लेंटिसेल्स। इसको आपको लर्न करके रखना है। क्या होता है बेटा इनके अंदर लेंटिसेल्स होते हैं, और ये जो लेंटिसेल्स होते हैं इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये उनको हेल्प करते हैं, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब देखो, बहुत बच्चों को एक डाउट होता है कि सर प्लांट को हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लांट को जब एनर्जी ऑब्टेन करनी होती है फूड से, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए। प्लांट को जब फोटोसिंथेसिस करनी होती है बेटा, तब उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। प्लांट को ऑक्सीजन भी चाहिए भाई। जब प्लांट को जो फूड बना रहे हैं उस प्लांट को जब एनर्जी चाहिए होगी, तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट भी तो इस ग्लूकोज को तोड़ेगा ना। प्लांट भी तो इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएगा, यानी इसका रेस्पिरेशन कराएगा, तभी तो उसे एनर्जी मिलेगी। बोलो, तो ये कब मिलेगी भाई? जब उसके पास ऑक्सीजन होगा। तो ये ऑक्सीजन कैसे लेते हैं प्लांट? ये लेंटिसेल्स की हेल्प से भी ले सकते हैं, स्टोमेटा की हेल्प से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टोमेटा जीवन भर CO2 को ही प्रोड्यूस। बच्चों के अंदर डाउट होता है, उनसे पूछो कि प्लांट कौन सी गैस लेते हैं, हमेशा बोलते हैं कि प्लांट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब प्लांट को रेस्पिरेशन करनी होती है, तो प्लांट भी बेटा ऑक्सीजन को लेते हैं, क्योंकि ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, पर ये तब लेते हैं जब उनको फोटोसिंथेसिस करनी होती है। पर ऑक्सीजन भी लेते हैं बेटा। तो कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं भाई? कैसे ऑक्सीजन को लेते हैं? स्टोमेटा से भी ले सकते हैं, वुडी स्टेम से भी ले सकते हैं। प्लांट्स के अंदर एक इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन प्लांट्स इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। इन दो सेल्स के बीच में स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। स्पेस प्रेजेंट होते हैं। ये बात बहुत गहरी है, तो इसको आपको याद करके रखना है। प्रेजेंट वेयर gases can move through diffusion। जो डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर सकती हैं, यानी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इनके सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है बेटा, इसी वजह से डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस क्या कर जाती हैं? मूव कर सकती हैं प्लांट्स के अंदर। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। देखो इंटरसेलुलर, हाँ देखो, एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स इन कांटेक्ट विद एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर, है ना। डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज किया जा सकता है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, अब देखो कौन डिफ्यूजन किस तरफ होगा, बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। ये डिपेंड करता है कि कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशन है भाई, है ना। अब भाई मान लो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो बाहर से लेगा ना, है ना। तो किस तरफ डिफ्यूजन होगा, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगा। और किस बात पे डिपेंड करेगा बेटा? और ये डिपेंड करेगा कि उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। रात के समय जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड। अब मैं आपको इसको पूरी कहानी को समझाता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा, कि जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन है, बाय डिफ्यूजन से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। एक तो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक लेंटिसेल्स के थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और एक इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू होता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अब ये जो डायरेक्शन है डिफ्यूजन की, जो डायरेक्शन है डिफ्यूजन का, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, इसका मतलब है कि कब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, कब ऑक्सीजन अंदर जाएगा, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ना। CO2 एंड ऑक्सीजन, इनका जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन होता है डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन
कि कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इस बात पे डिपेंड करेगा। एंड और किस बात पे डिपेंड करेगा बेटा, एंड प्लांट्स नीड या प्लांट्स रिक्वायरमेंट। और ये प्लांट्स के रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करेगा कि प्लांट्स को किस चीज की जरूरत है। जैसे मैं इसको समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं ताकि आपको बेहतर ढंग से चीजें समझ में आए। देखो भाई, मान लो दिन का टाइम है, ड्यूरिंग डे की मैं बात कर रहा हूं। तो दिन के समय में क्या होता है, जब दिन के समय में प्लांट को रेस्पिरेशन करना होगा तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो प्लांट क्या करेंगे, इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन लेंगे। तो ऑक्सीजन उन्हें मान लो स्टोमेटा से ले लिया। अब जब ऑक्सीजन को ले लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी। तो दिन के टाइम पे प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई दिन के टाइम पे उन्हें जब फोटोसिंथेसिस करना होगा तो रेस्पिरेशन हुआ, यहां से CO2 तो बन ही रहा है। अब दिस CO2 विल यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, इसका यूज करेंगे, विल यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में इसका यूज कर लेंगे, है ना, और फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। तो इन्हें दिन के टाइम पे ड्यूरिंग डे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ले ले तो अलग की बात है, मान लो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं, वरना क्योंकि ग्लूकोज का क्या हो रहा है बेटा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इसका रेस्पिरेशन हो रहा है, इसका एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे CO2 तो बन ही रहा है। अब इसी CO2 का यूज करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर देंगे। लेकिन बेटा जब रात का टाइम होगा, एट नाइट, लेकिन जब रात का टाइम होगा तो रात के टाइम में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रही है, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो जब रात के टाइम पे कोई फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रही है तो अब भाई क्या होगा, अब भाई क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इस टाइम पे CO2 एलिमिनेशन किया जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है बेटा, CO2 एलिमिनेशन टेक प्लेस, CO2 को निकाला जाता है, CO2 एलिमिनेशन टेक प्लेस, क्योंकि रात के टाइम पे यही एक प्रोसेस होती है। भाई रात के टाइम पे जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा CO2 और H2O और एनर्जी। तो एक बात बताओ बेटा, दिन के टाइम पे तो CO2 का हम यूज कर ले रहे थे फोटोसिंथेसिस के लिए, पर रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस थोड़ी होगा, तो इस CO2 को क्या करेंगे, इट विल रिमूव्ड आउट। तो इसी को कहा जाता है एलिमिनेशन। तो इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, इट विल रिमूव्ड आउट, इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब बेटा जरा ध्यान से समझो, तो इसी वजह से रात के टाइम पे जो मेजरली जो प्रोसेस होती है वो CO2 एलिमिनेशन की होती है ना। इस वजह से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात के टाइम पे भाई आप प्लांट्स के नीचे मत सो, क्योंकि रात के टाइम पे प्लांट्स मेजॉरिटी आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। दिन के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाते हैं उसको तो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लिया जाता है, पर रात के टाइम पे बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड ही एलिमिनेट करते हैं। इस वजह से हमें पेड़ के नीचे नहीं लेटना चाहिए। पर ओवरऑल एक बच्चों का मिसकंसेप्शन रहता है कि प्लांट केवल कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, तो गलत है, प्लांट ऑक्सीजन को भी ले सकते हैं रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है भाई, बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आइए एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज। रात के टाइम पे जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो केवल CO2 को एलिमिनेट किया जाता है। दिन के टाइम पे जो CO2 जनरेट होता है रेस्पिरेशन से उसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लिया जाता है, हेंस देयर इज नो CO2 रिलीज, इसी वजह से CO2 रिलीज नहीं होता है। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है तो दिन के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। Animals have evolved different organ for uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide atmosphere. But animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। तो ये आपने देखा, ये जो CO2 है बेटा, इसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है, इस वजह से इसको एलिमिनेट किया जाता है। अब भाई गैसेस का एक्सचेंज सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे इस धरती पर जो ऑर्गेनिज्म है, मेजॉरिटी इनको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। एक होते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो भाई हमारे धरती पे रहते हैं। जो धरती पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, जो धरती पे रहते हैं उन्हें बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म।
टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और जो पानी में रहते हैं बेटा उनको क्या बोलते हैं, उनको कहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए एक वर्ड यूज होता है एक्वेटिक, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब जैसे जो धरती पे रहते हैं, तो बेटा जो धरती पे रहते हैं उनको तो ऑक्सीजन आराम से मिल जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। वो इनहेल एक्सहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन आराम से मिल जाती है। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये ऑक्सीजन आराम से नहीं मिल पाती है। भाई उनको रेस्पिरेशन करना है या उनको कोई भी गैस चाहिए तो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो इनमें जो गैसेस होती हैं वो डिजॉल्व फॉर्म में पहुंचती हैं। किससे डिजॉल्व फॉर्म में, पानी में। पानी में हुई, जैसे ऑक्सीजन चाहिए फिश को, तो फिश एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व हो जाएगी, फिर वो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर पहुंचेगी फिश के पास। अब फिश के पास गिल्स होता है, तो वो गिल्स क्या करता है, उस पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ले लेता है और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको वापस से पानी में डिजॉल्व करा करके बाहर फेंक देता है। तो क्या पूरी प्रोसेस होती है मैं आपको समझाता हूँ। वही आपकी एनसीईआरटी की बुक कह रही है कि सिंस द अमाउंट ऑफ, अब देखो भाई, एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। हमको पता है कि बी कैन ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। हमको पता है बी कैन, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैन ब्रीथ, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैन ब्रीथ। हम लोग भाई अर्थ पे रहते हैं तो हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन अर्थ, लिव्स ऑन अर्थ, सो they breathe oxygen, so they breathe oxygen directly from atmosphere, directly from atmosphere। हम लोग एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन को ब्रीथ कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में रहते हैं, जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो पानी में रहते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लिव्स इन वाटर। कहाँ रहते हैं बेटा, पानी में रहते हैं, लिव्स इन वाटर। दे टेक ऑक्सीजन इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, दे टेक ऑक्सीजन इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, इन डिजॉल्व्ड फॉर्म इन वाटर, डिजॉल्व्ड फॉर्म इन वाटर। वो डिजॉल्व फॉर्म में लेते हैं वाटर, हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बहुत ही डिटेल में मैं अगर आपको बताऊं तो क्या होता है, पूरी कहानी में आपको समझाता हूं। कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या करता है, जैसे मान लो उसको ऑक्सीजन चाहिए तो सबसे पहले ऑक्सीजन को लेगा, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व हो जाएगी वाटर के साथ, है ना। अब ये क्या हो गई भाई, ऑक्सीजन और H2O आपस में डिजॉल्व हो गए, तो इसे बोलते हैं डिजॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, डिजॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। अब बेटा यही जो डिजॉल्व फॉर्म ऑक्सीजन का है वाटर के अंदर, यही जाएगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास। भाई पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो गया, अब ये मान लो चला गया फिश के पास। किसके पास चला गया, फिश के पास। अब ये जो फिश होती है इसके पास गिल्स होती हैं। क्या होती है बेटा, गिल्स होती हैं, गिल्स। ये जो गिल्स होती हैं क्या करती हैं, ये बेटा इस ऑक्सीजन को ले लेती हैं। अगर मैं आपको सही बताऊं तो क्या होता है पूरी कहानी को, जैसे डिजॉल्व फॉर्म में पहुंचा, अब मान लो ये गिल है, ये मान लो गिल्स, गिल। तो गिल्स क्या करेगी, गिल्स जो होती हैं वो क्या करेंगे बेटा, इस ऑक्सीजन को ले लेंगी और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को इस पानी में डाल देंगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से पानी में डिजॉल्व हो गया, तो अब ये क्या है, डिजॉल्व फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। क्यों, क्योंकि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो बाहर निकालना है, तो डिजॉल्व कर देती है, डिजॉल्व फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। अब ये क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये कहाँ चला जाता है, ये वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से पानी में डिजॉल्व होता है, फिर उस ऑर्गेनिज्म के गिल्स तक पहुंचा। जैसे कि मान लो फिश है, ये फिश का गिल्स है, तो फिश क्या हुआ, ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में आया, तो गिल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को फिल्टर करके ले लिया
और इसके अंदर जो CO2 था उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि भाई इसके अंदर रेस्पिरेशन होगा, तो रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और जब रेस्पिरेशन हो जाएगा तो CO2 निकलेगा ना, तो उसको कैसे निकाला जाएगा, उसको इसे डिजॉल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकाल दिया जाएगा। अब बेटा एक बात तुम्हें बताऊं, जैसे जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है, या मैं अगर बात करूं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, अगर मैं बात करूं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन जब हम डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन को भेजते हैं या किसी गैस को भेजते हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी और उसमें मात्रा जो होती है उसकी बहुत कम होती है ना बेटा, उसकी मात्रा बहुत कम होती है। ठीक, अब मैं बताता हूँ। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन जो एयर में है कम होता है। ये बात आपको समझानी है। द डिजॉल्व ऑक्सीजन is fairly low as compared to oxygen present in atmosphere, as compared to oxygen present in atmosphere, as compared to oxygen present in atmosphere। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके कंपैरिजन में जो हम पानी में डिसॉल्व करा करके भेजते हैं वो कम होता है, वो फेयरली लो होता है। एक वर्ड लिखा है बेटा, फेयरली लो होता है, यानी इनके पास में सफिशिएंट ऑक्सीजन होता है। लेकिन जब हम डिसॉल्व करा करके भेजते हैं तो इसके कंपैरिजन में इनके पास में कम होता है। ठीक है, तो अगर किसी के पास में ऑक्सीजन कम है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जैसे मान लो हमें ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो हमारी रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी ना, हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे। जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है, तुम्हारा कोई मुंह बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, ऑक्सीजन की कमी होगी, तुम खुद तेज सांस लेने लगोगे ना। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन बहुत कम मिल पाता है, इस वजह से इनके अंदर जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो ज्यादा फास्टर होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इसमें हाई होती है, इसी वजह से इनमें जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है इज हायर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में इनमें जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है बेटा। तो ये बात आपको समझते हुए चलनी है। ठीक है, the oxygen is absorbed by different organs in different animals. Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by the different organs in different animals. All those organs have a structure in their surface area which in contact with the oxygen dish. अब मैं आपको ये सारी बातें समझाना चाहता हूँ, ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे ऑक्सीजन को लिया जाता है, ये सारी बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो भाई, ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे अंदर जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम लोगों के अंदर ऑक्सीजन को कैसे इनहेल किया जाता है या CO2 को कैसे निकाला जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से समझना। हमारे अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। ठीक, आइए समझते हैं। अगर हम अपनी बात करें बेटा, तो हमारे अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है रेस्पिरेशन करने का या ब्रीदिंग करने का, हमारे पास में प्रॉपर सिस्टम होता है। अब ये प्रॉपर सिस्टम कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ, प्रॉपर सिस्टम कैसे होता है। देखो यार, हर ऑर्गेनिज्म के पास में उसका अपना अलग अलग तरीका होता है फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन परफॉर्म करने का। हमारे पास में एक अलग तरीका है रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग परफॉर्म करने का। हम एयर को कैसे, यानी हमारे अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, हम वो समझने जा रहे हैं बेटा। अगर हम अपनी बात करें तो अगर आप ध्यान से देखो, हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कुछ इसी प्रकार होता है। कैसे होता है सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ, देखो जरा ध्यान से। हमें भगवान ने नाक दिया है, हाँ सर ये तो हमको पता है, हमें भगवान ने नाक दिया है। नाक में बेटा 2 छेद होते हैं, इसे बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। ये जो 2 छेद होते हैं नाक के, इसे बोला जाता है नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल्स से ही बेटा ये ऑक्सीजन एंट्री मारती है। ऑक्सीजन एंट्री कहां से मारती है? ऑक्सीजन जाती कहां से है बताओ?
बोलो बोलो बोलो, इस नाक की छेद से ही जाती है। तो नाक का जो छेद होता है उसे बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। और नॉस्ट्रिल्स से कहा जाती है नेसल पैसेज में। नेसल पैसेज क्या होती है? नाक के अंदर कभी उंगली डालो, नाक के अंदर उंगली डालोगे ना, तो ये जो तुम्हारी पूरी खाली खाली जगह है ना, ये नाक के अंदर जब उंगली डालोगे तो पूरी खाली जगह जो होती है, इसे बोलते हैं नेसल पैसेज। क्या बोलते हैं? नेसल पैसेज। तो ये हमारा पूरा नेसल पैसेज है, ठीक है, नेसल पैसेज है, ये पूरा नेसल पैसेज है। तो नॉस्ट्रिल्स से ऑक्सीजन एंट्री मारती है और कहाँ जाती है बेटा? नेसल पैसेज में। नेसल पैसेज मतलब ये जो इसके अंदर की खाली जगह होती है इसे नेसल पैसेज बोलते हैं। नेसल पैसेज से ये जाती है बेटा, एक जगह होती है हमारे इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जिसे बोलते हैं फेरिंग्स। ये जो रीजन है ना, ये इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, इसे क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। भाई ये तो हमारी थी नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल से कहां गए बेटा? नेसल पैसेज। नेसल पैसेज से भाई ये कहां आती है? कॉमन जगह होती है जिसे बोलते हैं फेरिंग्स। ये क्या है बेटा? ये फेरिंग्स। देखो इस रीजन को। अब ये जो फेरिंग्स है ये कॉमन जगह है भाई। तुम कुछ भी खाओगे मुंह से, माउथ से जो भी खाओगे वो भी कहां पे आएगा? इसी फेरिंग्स में आएगा। और जो तुम इनहेल करोगे यानी जो ऑक्सीजन को लोगे या कोई भी एयर को लोगे वो भी कहां पे आएगा? वो भी इसी फेरिंग्स में आएगा। इसी वजह से जो फेरिंग्स होती है उसको कहा जाता है इट इज द कॉमन स्पेस फॉर फूड एंड एयर। तो इसको लिख लेना, ये क्या होता है? इट इज द कॉमन स्पेस। ये कॉमन स्पेस होती है फूड और एयर का। कॉमन स्पेस फॉर फूड एंड एयर। फॉर फूड एंड एयर, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम फूड खा रहे हैं, जो भी हम फूड को खा रहे हैं, जो भी हम इनहेल कर रहे हैं बेटा, कोई भी गैसेस हम इनहेल कर रहे हैं, कोई भी खाना हम खा रहे हैं, तो बेटा वो जा करके इस कॉमन जगह पे आती है। इस कॉमन जगह पे इसको बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स से अगर वो गैस है तो चली जाती है विंड पाइप के अंदर। विंड पाइप को ट्रेकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया होती है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसी ट्रेकिया को हम लोग कहते हैं विंड पाइप। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं हम लोग विंड पाइप। आई होप आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं विंड पाइप, सांस की नली, विंड पाइप। तो जैसे ही हमने मान लिया हमने कुछ कोई गैस इनहेल किया, जब हम वो गैस इनहेल करते हैं तो बेटा वो नेसल पैसेज से होती होती फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स से क्योंकि ये गैस है ना, एयर है, तो कहां चली जाएगी बेटा? ट्रेकिया में, यानी विंड पाइप में। ट्रेकिया जो होती है बेटा उसके ऊपर जो होता है वो होता है बेटा लैरिंग्स। क्या होता है बेटा? लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होती है इसको बोला जाता है साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को क्या कहा जाता है बेटा? साउंड बॉक्स कहा जाता है, क्योंकि इसी ये कार्टिलेज का बना होता है। इसी की वजह से जो साउंड हम बोल पा रहे हैं, आज जो मैं बोल पा रहा हूँ, जो तुम्हारी आवाज है अगर वो निकल रही है तो इसी की वजह से निकल रही है। उसका भी जो मेन रीजन है वो है लैरिंग्स। जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो इस लैरिंग्स के अंदर कार्टिलेज होते हैं, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इन कार्टिलेज में वाइब्रेशन होता है एयर के जाने से, और इसी वजह से हम आवाज दे पाते हैं, बोल पाते हैं। हमें बोलने के लिए एयर की जरूरत पड़ेगी, जब तक एयर नहीं होगा हम इनहेल नहीं करेंगे, हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो लैरिंग्स होती है बेटा वो साउंड बॉक्स होती है। ए ट्रेकिया, जैसे यहाँ से ट्रेकिया स्टार्ट है तो उसके जस्ट ऊपर क्या होता है? हमारी लैरिंग्स होती है। ट्रेकिया में बेटा ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, सी शेप के। ये जो कार्टिलेज होते हैं ये इसीलिए होते हैं, ये जो रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं इसीलिए होते हैं ताकि जो हमारी ट्रेकिया वो कोलैप्स ना करे। इन ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया कभी चिपके ना, इसको मेंटेन करने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं साफ शब्दों में क्या क्या होता है, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि भाई देखो, सबसे पहले जो भी हम कुछ एयर इनहेल करते हैं वो किससे करते हैं? नॉस्ट्रल से करते हैं। नॉस्ट्रल्स क्या होते हैं? नॉस्ट्रल्स होते हैं ओपनिंग ऑफ नोज। इसे क्या बोलते हैं बेटा? ओपनिंग ऑफ नोज। ओपनिंग जो होता है नोज का उसे क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। ये नॉस्ट्रल से चीजें होती हुई कहाँ जाती हैं भाई? ये जाती हैं हमारी किसमें बेटा? नेसल पैसेज में। नेसल पैसेज, कान के अंदर उंगली डालो, सॉरी नाक के अंदर, तो जो खाली जगह है इसे बोलते हैं नेसल पैसेज। नेसल पैसेज से बेटा ये जाती है बेटा फेरिंग्स में। कहा जाती है? फेरिंग्स में। अब ये जो फेरिंग्स होती है बेटा ये कॉमन जगह होती है फूड और एयर का। इट इज ए कॉमन स्पेस फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स क्या होती है? एक कॉमन स्पेस होती है फूड एंड एयर का। कॉमन स्पेस फॉर फूड एंड एयर। जितनी भी खाना हम खाते हैं, फूड खाते हैं, या जो एयर हम इनटेक करते हैं, उनकी जो कॉमन जगह होती है वो फेरिंग्स होती है।
फेरिंग्स से बेटा जो भी हमारी हवा होती है वो कहाँ जाती है, वो जाती है लैरिंग्स, लैरिंग्स में। लैरिंग्स को बोलते हैं बेटा, लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स। ये किसका बना होता है बेटा? ये कार्टिलेज का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का बना होता है। भाई जो भी हम खाते हैं, सॉरी जो भी हम एयर लेते हैं, वो पहले मैं आपको समझाता हूं। पहले क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारी ट्रेकिया है, हमने फेरिंग से यानी जो कॉमन जगह है वहां से जो भी हमने खाया वो आया, तो बेटा ये जो हमारी ये जो ऊपर होती है इसे बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। तो फेरिंग्स से कोई भी चीज आएगी तो पहले लैरिंग्स में आएगी, फिर इस लैरिंग्स के नीचे होती है ट्रेकिया। क्या होती है? ट्रेकिया। और इस ट्रेकिया में होते हैं सी शेप कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज होते हैं। ये कार्टिलेज प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया। ये ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होते हैं, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया, ताकि ट्रेकिया आपस में चिपक न जाए। कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया मतलब विंड पाइप। तो लैरिंग्स से फिर ये कहा जाती है बेटा ट्रेकिया में। लैरिंग्स के जस्ट नीचे क्या होता है? ट्रेकिया। क्या होता है बेटा? ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विंड पाइप, विंड पाइप। और ये जो ट्रेकिया होती है, ये बेटा जब जाती है तो ट्रेकिया कुछ देर बाद डिवाइड हो जाती है। ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है। जब ट्रेकिया डिवाइड होती है तो जहां पे डिवाइड होती है उसको बोला जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई। तो ट्रेकिया जब डिवाइड होती है तो ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई। तो ट्रेकिया डिवाइड होकर के क्या बनाती है? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई फर्दर और डिवाइड हो जाती है ना। ब्रोंकाई फर्दर और डिवाइड हो जाती है। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिर यहाँ से बनता है आपका एल्वियोलाई, है ना। तो ट्रेकिया और डिवाइड हो जाती है। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। ट्रेकिया डिवाइड होकर के बनाती है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई और डिवाइड होती है और बनाती है ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स और डिवाइड होकर के बनाते हैं बेटा एल्वियोलाई। क्या बनाते हैं? एल्वियोलाई। और मैं तुम्हें सच बताऊं, जो एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारे अंदर वो ये एल्वियोलाई में ही होता है। तो पहले जब हम कोई भी गैस इनहेल करते हैं तो नॉस्ट्रल्स में जाती है बेटा, नॉस्ट्रल से फिर वो कहा जाती है नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज से जाती है वो फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाती है बेटा लैरिंग्स में, लैरिंग्स से जाती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से जाती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से जाती है ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल से फाइनली जाती है एल्वियोलाई में। ये जो एल्वियोलाई होता है, ये जो होता है ये बैलून शेप का होता है, बैलून शेप। बेटा यहीं पे जो होती है एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है बेटा? एक्चुअल एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो होता है गैसेस टेक प्लेस। एक्चुअली में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहाँ होता है? इसी एल्वियोलाई के अंदर होता है। और एल्वियोलाई का जो पूरा गुच्छा होता है उसे एल्वियोलर सैक बोलते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो क्या हुआ, नेसल पैसेज से हमने एयर को इनहेल किया, मतलब नॉस्ट्रल से, नॉस्ट्रल से फिर वो एयर कहाँ गई बेटा? नेसल पैसेज में गई। नॉस्ट्रल से फिर कहाँ गई एयर? वो नेसल पैसेज में गई। नेसल पैसेज से खाली जगह होती है जिसे बोलते हैं फेरिंग्स, वहां पे गई। फेरिंग्स से कहाँ गई बेटा? लैरिंग्स में गई, ठीक है। लैरिंग से फिर ट्रेकिया में, ट्रेकिया से जो डिवाइड हो रही है इसे बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई थोड़ा और डिवाइड हो जाती है और क्या बना लेती है? ब्रोंक्यूल्स। क्या बना ली बेटा? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स थोड़ी और डिवाइड होती है और छोटे छोटे गुच्छे बना लेते हैं जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई। ये जो पूरा है ना बेटा, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं एल्वियोलाई। इसी एल्वियोलाई के अंदर ही क्या होता है हमारा? एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ, कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई क्या होता है, फाइनली ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और फाइनली डिवाइड करती है, एक वैल्यून शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं एल्वियोलाई। बेटा क्या होता है, और ये सब कहाँ हो रहा है? ये जो हमारी ट्रेकिया है डिवाइड करती है लंग्स में, लंग्स में ही ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई और फर्दर डिवाइड करती है लंग्स में ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स डिवाइड करती है एल्वियोलाई। ये हमारी एल्वियोलाई है। अब बेटा लंग्स के अंदर बहुत सारी ब्लड की वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड की वेसल्स होती हैं, बहुत सारी ब्लड की वेसल्स होती हैं, ब्लड की वेसल्स होती हैं। अब ये जो ब्लड की वेसल्स होती हैं बेटा, इन ब्लड की वेसल्स में होती हैं हमारी कैपिलरीज। क्या होती हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती हैं। तो जैसे मान लो हमारे ब्लड में
हमारे ब्लड से क्या हुआ, हमको चाहिए ऑक्सीजन, तो क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा, जैसे मान लो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, हमको क्या चाहिए, हमको ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, तो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारी ये क्या है, एल्वेलाई है, तो एल्वेलाई है और यहाँ पे मान लो कोई ब्लड की वेसल्स हैं, क्योंकि हमारी लंग्स के अंदर बहुत सारी ब्लड की वेसल्स होती हैं, तो मान लो ये हमारी ब्लड वेसल्स है, क्या है, ब्लड वेसल्स है। अब क्योंकि ये ब्लड वेसल्स हैं, तो बेटा ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल्स में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं कैपिलरी, क्या बोलते हैं, कैपिलरी। या भी आप आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जब भी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, पर अभी आप इसको याद कर लो कि ये क्या होती है, कैपिलरी है, इसे बोलते हैं कैपिलरी, कैपिलरी। तो क्या होता है, जैसे मान लो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसे मिलता है भाई, क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे, हम नोस्ट्रल से इनहेल किए, नोस्ट्रल से नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से फेरिंग, फेरिंग से लैरिंग्स, लैरिंग से ट्रेके, ट्रेके से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और फिर एल्वेलाई में पहुंचा। एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन आया है वो इस कैपिलरी के थ्रू हमारे ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, और फिर जहां से इसको कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, सेल्स के पास, सेल्स के पास ऑक्सीजन चला जाएगा। अब सेल से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, भाई देखो क्या होगा, पूरी कहानी को समझो। जैसे मान लो हमको चाहिए ऑक्सीजन, क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमको चाहिए, तो ऑक्सीजन भाई हमको मिल जाएगा, ऑक्सीजन हमको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऑक्सीजन ऐसे आएगा। मान लो हमारा ये सेल है, इस सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो सेल को ऑक्सीजन काहे के लिए चाहिए, ताकि ये रेस्पिरेशन कर सके। अब जब ये रेस्पिरेशन करेगा तो रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, ग्लूकोज टूटता है भाई, रेस्पिरेशन जब होगा, जैसे मान लो हमारा ये खूब बड़ा एक सेल है, एक सेल है, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए थी ऑक्सीजन, काहे के लिए चाहिए थी, क्योंकि इसे क्या करना था, इसे करना था रेस्पिरेशन। तो ये क्या बना यहाँ पे, जब रेस्पिरेशन हो गया तो यहाँ पे बना क्या, CO2। तो अगर ये ऑक्सीजन को लेगा तो CO2 को निकालेगा भी तो चलो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को तो ले लिया और रेस्पिरेशन कर लिया। अब जब रेस्पिरेशन हो गया तो CO2 भी तो बना, तो CO2 को वापस से इस वेसल्स में निकाल देगा और इसको वापस से कहाँ भेज दिया जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड में जाएगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को बेटा दे देगा, यही प्रोसेस होती है। क्या होता है भाई, जब भी हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है तो एल्वेलाई से वो ऑक्सीजन कैपिलरी के थ्रू ब्लड वेसल से होते होते हमारे सेल को मिल जाती है। अब जैसे ऑक्सीजन मिल गई तो यहाँ से CO2 भी रिलीज हुआ क्योंकि रेस्पिरेशन हुई। अब ये CO2 हमारा जाता है और CO2 को हमारा जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो दे देती हैं और ऑक्सीजन को वापस से लेकर के चली आती हैं। यानी एक्चुअली में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो एल्वेलाई से तो हो रहा है। एक्चुअल साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ये क्या है बेटा, एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये एक्चुअल साइट है ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वेलाई में हुआ। बोलो मेरी बात समझ में आई। हाँ, तो ये चीजें होती हैं हमारे कहाँ पे बेटा, हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। यही पूरी चीजें इसमें लिखी हुई हैं कि कौन सा काम क्या करते हैं, है ना, यही सारी बातें लिखा गया है। अब मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें और बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा ध्यान से सुनो, जब भी हम एयर का इनहेल करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, तो हमारे इस नेसल पैसेज में बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। नेसल पैसेज जो होता है हमारा, नॉस्ट्रल्स के बाद जो नेसल पैसेज होता है, इसमें क्या होते हैं, फाइन हेयर होते हैं। फाइन हेयर क्या होता है बेटा, फाइन हेयर। तो ये क्या करते हैं, इट रिमूव डस्ट, फाइन हेयर एंड म्यूकस इज प्रेजेंट, इसके अंदर म्यूकस भी होता है, म्यूकस इज प्रेजेंट। तो ये क्या करते हैं भाई, नॉस्ट्रल से जब हमने एयर को लिया तो नेसल पैसेज होता है, नेसल पैसेज के अंदर फाइन हेयर, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, म्यूकस होते हैं। ये क्या करते हैं, इट क्लीन डस्ट, ये डस्ट को क्लीन करते हैं, डस्ट, ये क्या करते हैं बेटा, डस्ट को क्लीन करने का काम करते हैं ताकि हमको फ्रेश एयर मिल पाए, ठीक है। और दूसरी बात, जब भी कभी हम बेटा एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो इसमें दो प्रोसेस होती है। एक को बोलते हैं जब भी कभी हम एयर को लेते हैं तो बेटा इसमें क्या होता है, एयर को ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें इनहेलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इनहेलेशन करना पड़ेगा। तो नहीं, रेस्पिरेशन में दो चीजें होती हैं या ब्रीदिंग में दो चीजें होती हैं, पहले तो इनहेलेशन किया जाता है और दूसरा क्या किया जाता है बेटा, एक्सहेलेशन किया जाता है। तो आपको दो चीज याद रखनी है कि जब भी कभी हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं तो इनहेलेशन में क्या होते हैं, एयर इज टेकन इनसाइड, एयर इज टेकन
इनसाइड लंग्स, एयर को हम लंग्स के अंदर ले जाते हैं। और जब कभी बेटा एक्सहेलेशन करते हैं तो एयर इज टेकन आउटसाइड टू लंग्स, हम लंग्स से इसको बाहर फेंक देते हैं, किसको, एयर को। तो एयर को अगर लंग्स से बाहर फेंक रहे हैं तो हम कहेंगे एक्सहेलेशन कर रहे हैं, और एयर को अगर हम, एयर इज टेकन इनसाइड लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, अगर हम एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर एयर को ले रहे हैं तो उसको इनहेलेशन बोलते हैं, आउटसाइड टू लंग्स इन एटमॉस्फेयर। और अगर एटमॉस्फेयर में इसको वापस से फेंक रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। इसमें आपको एक बात याद रखनी होती है कि जैसे जो हमारा लंग्स होता है बेटा, जो हमारी लंग्स होती है, किडनी नहीं बना रहा हूँ मैं, लंग्स बना रहा हूँ, लंग्स है ये, ठीक है, समझना, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ। इसके नीचे एक बोन, इसके नीचे एक मसल्स होती हैं जिसे बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं बेटा, डायफ्राम। तो डायफ्राम का जो शेप होता है ये क्या होता है बेटा, ये कहाँ होती है, इट इज लोकेटेड बिलो टू लंग्स, ये लंग्स के नीचे होता है, बिलो टू लंग्स होता है। डायफ्राम का जो नेचुरल शेप होता है बेटा ये ऐसे ही रहता है, ये डोम शेप का होता है। कैसा होता है बेटा, ये डोम शेप होता है। इसका शेप कैसा होता है, ये डोम शेप का होता है। डायफ्राम का जो एक्चुअल शेप होता है वो डोम शेप होता है। तो जैसे मान लो कि हम इनहेलेशन कर रहे हैं, तो इनहेलेशन कर रहे हैं तो हमको एयर को अंदर लाना है। हमको क्या करना है बेटा, एयर को अंदर लाना है। तो जब हमको एयर को अंदर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमको एयर को अंदर लेकर के आना है तो अंदर का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। भाई इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में हम, एक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। गैसेस always move from high pressure to low pressure, from high pressure to low pressure। गैसेस जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। अब बेटा प्रेशर का तुम्हें एक फार्मूला पढ़ा होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी अगर हमको प्रेशर को कम करना है, प्रेशर को अगर हमें कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर और एरिया में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होता है। थोड़ा सा फिजिक्स बता रहा हूं ताकि आप इसको लॉन्ग टाइम तक याद कर पाओ। भाई गैसेस की कंडीशन होती है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। अगर एरिया ज्यादा हो जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भाई अगर हमको इनहेलेशन करनी है तो यानी गैस को अंदर लाना है, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, क्योंकि गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। अंदर का एरिया कब ज्यादा कर पाएंगे, अंदर का एरिया तब ज्यादा कर पाएंगे जब ये डायफ्राम नीचे जाएगा। ये डायफ्राम नीचे जाएगा, और जब ये डायफ्राम नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इसे बोलेंगे इनहेलेशन। क्या बोलेंगे, इनहेलेशन। तो जब इनहेलेशन होता है तो डायफ्राम जो होता है वो नॉर्मल शेप में आ जाता है, नॉर्मल शेप। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम हमारा नीचे जाता है, नॉर्मल शेप, मूव डाउन। डायफ्राम हमारा क्या हुआ इनहेलेशन में, इट मूव डाउन, ये नीचे की तरफ मूव करता है। और साथ साथ में जब इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम तो नीचे जाता ही जाता है, डायफ्राम मूव डाउन। साथ साथ जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स ये बाहर की तरफ आती हैं, रिब्स मूव आउटसाइड। रिब्स जो होती हैं बेटा ये मूव आउटसाइड, ये बाहर की तरफ मूव करती हैं। रिब्स हमारी बाहर की तरफ मूव करती हैं। भाई हम सांस लिए, डायफ्राम नीचे गया और रिब्स हमारी बाहर की तरफ आते हैं, सांस छोड़ते हैं तो रिब्स अंदर की तरफ मूव करती है और डायफ्राम दोबारा ऊपर हो जाता है। तो एक्सहेलेशन में ये डायफ्राम दोबारा अपना नॉर्मल शेप मेंटेन कर लेता है। एक्सहेलेशन में ये होता है, ये नॉर्मल जो होता है वापस से डोम शेप हो जाता है। तो एक्सहेलेशन में डायफ्राम मेक डोम शेप। अब भाई देखो, जैसे हमने इनहेल किया डायफ्राम नॉर्मल शेप का हो गया, नॉर्मल शेप का हो गया तो एयर अंदर आ गई। एयर अंदर इसलिए आई क्योंकि जब हमारे डायफ्राम नीचे गया तो लंग्स का एरिया बढ़ गया ना, एरिया बढ़ गया, ये लंग्स और बड़ा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया। भाई ऊपर था, अब ये लंग्स जब ये डायफ्राम नीचे आएगा तो इसी पे तो हमारी ये लंग्स सिचुएटेड है, तो ये भी नीचे आएंगी, तो इसका एरिया बढ़ जाएगा, एयर अंदर जा जाएगी। लेकिन जैसे डायफ्राम नॉर्मल शेप का होगा, डायफ्राम अगेन एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम अगेन टेक
डोम शेप, डोम शेप लेगा तो ये ऊपर जाएगा, एरिया फिर कम हो जाएगा, एरिया फिर कम हो जाएगा, तो इस बार अंदर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर ज्यादा, तो इस बार गैस अंदर वाले प्रेशर से बाहर की तरफ जाएगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है ना, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया तो अब गैस अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। तो जब डायफ्राम वापस से डोम शेप लेगा तो क्या होगा, रिब्स, इस केस में डायफ्राम वापस से क्या होती है, डोम शेप ले लेती है और रिब्स मूव्स बिलो, या रिब मूव्स बैक टू नॉर्मल पोजीशन, बैक टू नॉर्मल पोजीशन, ये अपने नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाती है। तो ये होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है बेटा, हमारा डायफ्राम नीचे जाता है, लंग्स की एरिया बढ़ती है, प्रेशर कम होता है, गैसेस बाहर से अंदर आती हैं। एक्सहेलेशन करते हैं तो रिब्स अंदर जाती है, डायफ्राम अगेन वापस से डोम शेप ले लेता है, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, इस बार गैस अंदर से बाहर की तरफ आती है। लंग्स में कुछ वॉल्यूम ऑफ गैसेस हमेशा प्रेजेंट होती हैं जिसको हम कितना भी फोर्सफुली एक्सपायर ना कर लें वो कभी बाहर नहीं निकाल सकते, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है ऑफ गैस, इट इज द गैस ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स, ये ऐसी गैस होती है जो हमेशा लंग्स के अंदर होती है। इट इज द गैस ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स, ये ऐसी गैस होती है जो ऑलवेज प्रेजेंट होती है इन लंग्स, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ गैस, ये हमेशा प्रेजेंट होती है। तो इसी के साथ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ लिया है। अब हमको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।